आरोह के तीसरे पाठ में कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यह कविता कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह में संकलित है। कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अब करते हैं इस कविता की व्याख्या। देखते हैं पहला पद्यांश। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कुंवर नारायण जी बता रहे हैं कि अपने मन के भावों को बताने के लिए वो जो बात कहना चाहते थे वह बात बहुत साधारण थी और सीधी सी थी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी भाषा को सजाना और बनावटी बनाना चाहा, जिसके कारण वह बात उनके मन मस्तिष्क में फंसी रह गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, यानी कि उस बात को पाने की कोशिश में। इसका मतलब है इस बात को सही ढंग से कहने की कोशिश में उन्होंने अपनी भाषा में बहुत बदलाव किए। भाषा को उल्टा पलटा यानी कि शब्दों को आगे पीछे करके देखा। भाषा को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात कहने की कोशिश की। अब जानते हैं कि इन पंक्तियों में कवि का भाव क्या था, यानी इस पद्यांश का भाव सौंदर्य क्या था। कवि ने भाषा की सहजता पर बल दिया है, यानी किसी बात को कहने के लिए मुश्किल या बनावटी भाषा की जरूरत नहीं होती। सहज सरल सीधी भाषा में भी बात कही जा सकती है। दूसरा भाव सौंदर्य है। भाषा की जटिलता पर व्यंग्य किया गया है, यानी कैसे हम अपनी भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जटिल बनाते चले जाते हैं। तीसरी विशेषता है बात और भाषा के बारे में बताने के लिए पेंच कील और हथौड़ी आदि के उदाहरण दिए हैं। चौथी विशेषता है बात को धैर्य से समझने और काम को सरलता से करने की बात कही गई है। ये भाव सौंदर्य पूरी कविता का ज्यों का त्यों रहेगा, केवल इन पंक्तियों का नहीं, पूरी कविता का यही भाव है। भाव सौंदर्य की यही विशेषताएं पूरी कविता की हैं, केवल शिल्प सौंदर्य में अंतर है। तो अब इन पंक्तियों का, इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य भी देख लेते हैं। अब जानते हैं इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य, यानी व्याकरण संबंधी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है सहज व सरस खड़ी बोली का प्रयोग है। सहज का मतलब होता है आसान और सरस का मतलब होता है आनंदित करने वाला। दूसरी विशेषता है भाषा भावों के अनुकूल है, यानी कवि के जैसे भाव थे उन्होंने वैसी ही भाषा का प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता है उचित शब्दों और उदाहरणों का चयन किया गया है, यानी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे उचित स्थान पर हैं, उचित भाव के लिए, उचित बात के लिए कहे गए हैं, और जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वो भी उस बात के अनुसार बिल्कुल सही हैं। चौथी विशेषता है मुक्त छंद है और शांत रस है। मुक्त छंद यानी किसी छंद के विशेष बंधन का प्रयोग नहीं है, और शांत रस यानी बिल्कुल शांति से सीधे सीधे अपनी बात कह दी गई है। पांचवी विशेषता है टेढ़ी फंसना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब करते हैं कविता के दूसरे पद्यांश की व्याख्या। घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यहाँ पिछले पद्यांश में कवि ने बताया था कि भाषा को बनावटी बनाने के चक्कर में बात फंस के रह गई। अब आगे बताते हैं कि कवि ने अपनी भाषा को घुमाया फिराया ताकि बात को सही ढंग से कह सके, या फिर वह बात भाषा के जंजाल से बाहर निकल सके। लेकिन
बात नहीं बनी। आगे क्या है? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि भाषा और अधिक मुश्किल हो गई और भाषा के साथ साथ बात भी जटिल होती गई। यानी कवि अपनी बात को नहीं कह पाया, भाषा को ही ज़्यादा से ज़्यादा कठिन और बनावटी बनाने में लगा रहा। इससे ऐसा हुआ कि जो बात बिल्कुल सरल और सीधी थी वो और ज़्यादा मुश्किल होती चली गई। दूसरे पद्यांश का भी भाव सौंदर्य वही रहेगा जो पूरी कविता का है। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पहले की 4 विशेषताएं वही हैं जो पहले के पद्यांश की थी, यानी भाषा कैसी है? सहज व सरस खड़ी बोली है, भावों के अनुकूल है, उचित शब्दों और उदाहरणों का चयन किया गया है, मुक्त छंद और शांत रस है। 5वीं विशेषता देखते हैं, पेचीदा होना मुहावरे का प्रयोग है। और 6ठी विशेषता है, साथ साथ जो शब्द आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक ही शब्द एक साथ 2 बार आए और दोनों बार उसका समान अर्थ हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आइए अब देखते हैं अगले पद्यांश की व्याख्या। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। इन पंक्तियों में कुंवर नारायण जी कहते हैं कि असली समस्या भाषा की जटिलता की थी, परंतु मैंने इस समस्या की असली वजह को नहीं समझा। मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कसता चला गया। इसका मतलब यह है कि कवि भाषा की जटिलता की समस्या को सुलझाने की बजाय, भाषा को सरल बनाने की बजाय और अधिक उलझाता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह, यानी कि तमाशा देखने वाले लोग मुझे शाबाशी देकर उकसाते जा रहे थे और मैं उनके उकसाने पर जोश में आकर और अधिक जोर लगाने लगा, अर्थात भाषा को नए नए शब्दों के प्रयोग से और अधिक कठिन बनाने लगा। इस पद्यांश की पंक्तियों में बेतरह शब्द आया है जिसका अर्थ होता है बुरी तरह, और कर्तव्य का अर्थ होता है तमाशा, तमाशबीनों का अर्थ होता है तमाशा देखने वाले लोग। अब देखते हैं इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य क्या है। इन पंक्तियों के शिल्प सौंदर्य में भी पहले की 4 विशेषताएं वही हैं जो पहले वाले दोनों पद्यांशों की थी। सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग, भाषा भावों के अनुकूल, उचित शब्दों और उदाहरणों का चयन, मुक्त छंद व शांत रस। 5वीं विशेषता देखते हैं, वाह वाह जो शब्द प्रयोग किया गया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 6ठी विशेषता है, बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है। अब देखते हैं अगले पद्यांश की व्याख्या। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चूड़ी मरना होता है एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है प्रभाव समाप्त हो जाना, असर खत्म होना। आपने देखा होगा पेज के चारों तरफ पतले पतले से छल्ले बने होते हैं जिसके कारण उसे पेचकस के द्वारा घुमाकर बंद किया जाता है, लेकिन अगर उसकी चूड़ियाँ घिस जाती हैं तो वो अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाता, ढीला रह जाता है। करते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि अपनी बात कहने के लिए भाषा को और अधिक बनावटी तथा कठिन बनाने लगा। इस जोर जबरदस्ती का नतीजा वही हुआ जिसका कवि को डर था, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात जिस प्रकार पेंच के साथ जबरदस्ती करने से पेंच की चूड़ियाँ घिस जाती हैं, वैसे ही बात का भाव और प्रभाव दोनों समाप्त हो गए और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी शब्दों के जाल में
उलझ कर रह गई। हार कर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। अर्थात जब आखिर में कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोंक दिया जाता है। पेंच और कील में फर्क होता है। पेंच को पेचकस के साथ कसा जाता है, ठोंका नहीं जाता, जबकि कील सीधी होती है, प्लेन होती है, उसे हथौड़ी के साथ ठोका जाता है। लेकिन जब पेंच की चूड़ियाँ घिस गई तो वह भी एक कील की तरह हो गई और उसे हथौड़ी की तरह ठोक दिया गया, यानी बात को वहीं की वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि कवि उस बात को कह नहीं पा रहा था। बात और भाषा दोनों ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होती चली जा रही थी, इसलिए उस बात को वहीं की वहीं छोड़ दिया। अब देखते हैं इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य। पहले की 4 विशेषताएं वही हैं जो पहले के पद्यांशों की थी। 5वीं विशेषता देख लेते हैं। कील की तरह में उपमा अलंकार है। यहाँ बात की समानता कील से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती में जय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी मर गई में रूपक अलंकार है। बात और पेंच में इतनी ज़्यादा समानता दिखाई गई है कि उनके बीच का अंतर ही समाप्त हो गया है। बात ने पेंच का रूप ले लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखते हैं इस कविता के अंतिम पद्यांश की व्याख्या। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। जैसे पेंच को कील की तरह ठोकने से वो ऊपर से तो ठीक दिखता है, परंतु लकड़ी में अच्छी तरह फिट नहीं हो पाता, उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती। उसी प्रकार कवि की बात भी ऊपर से तो कविता के जैसी लगती थी, परंतु उसकी भावों की सुंदरता और शब्दों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। बात प्रभावहीन हो गई थी। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जिस प्रकार काम को करने के लिए बेवजह अधिक जोर लगाने से शरीर की सारी ताकत समाप्त हो जाती है और थकान हो जाती है, उसी प्रकार कवि भी भाषा को अधिक जटिल बनाने के चक्कर में पसीना पसीना हो गया था, यानी बहुत सी बेवजह मेहनत उसने कर ली थी, ऐसी मेहनत जो बिल्कुल बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। तभी उसे ऐसा लगा मानो बात एक शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रही थी और पूछ रही थी कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? इस पूरी कविता में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी भी बात का प्रभाव तभी पड़ता है जब उसे सही समय पर और सुविधा के अनुसार सरल भाषा में कहा जाए। भाषा के अधिक कठिन होने से और समय बीतने पर बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य, क्योंकि भाव सौंदर्य तो पूरी कविता का एक ही है और शिल्प सौंदर्य में भी पहले की 4 विशेषताएं पहले के पद्यांशों की तरह ही हैं, यानी पूरी कविता की एक जैसी हैं। 5वीं विशेषता है शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। यहाँ पर बात की समानता शरारती बच्चे के साथ की है। पसीना पोंछना में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति हुई है।